गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार सबको। हम लोग CUET इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड अभी चल रहा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास 3 यूनिट्स है। पहला यूनिट डिस्कस हो गया। सेकेंड यूनिट में जहां पर 6 चैप्टर्स है, इसको हमने 2 वीडियोस में डिवाइड किया था। फर्स्ट वीडियो कल आ चुका है। सेकेंड वीडियो में हम रिमेनिंग 3 चैप्टर्स की बात करेंगे, जहां पे हम एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस समझेंगे, कैसा चल रहा है, क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे एंड लास्टली इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट को हम यहां पर क्विकली समझ लेंगे एक बार। एम्प्लॉयमेंट, इस चैप्टर में आपके पास मेनली इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि एम्प्लॉयमेंट किन किन टाइप्स का होता है, ठीक है। देन आपके पास 2 रेशोज आ जाती है, लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, ठीक है, और वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्कर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इसे कह दिया जाता है। देन आपके पास आ जाते हैं कॉजेज क्या है, देन आपके पास आ जाते हैं कि इन्हें ठीक किस तरह किया जा सकता है, सॉल्यूशंस क्या क्या ऑफर किए जा सकते हैं, एंड प्लस आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनका डाटा आ जाएगा कि इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है एंड ऑल दैट स्टफ। तो फटाफट डाटा पे चलते हैं, चीजें एक बार देख लेते हैं। An activity resulting in production of goods and services that adds to the value of national product is considered as economic activity। कोई भी एक्टिविटी जो करके आप देश की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगा। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं इन वॉट एवर कैपेसिटी आर डिफाइंड एज वर्कर्स, उन्हें हम कह देते हैं। ऑल पर्सन्स इन द कंट्री हु आर वर्किंग और सीकिंग वर्क आर द लेबर फोर्स। ध्यान रखना है, 2 शब्द आएंगे, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। लेबर फोर्स में वो लोग इंक्लूडेड है जो काम कर रहे हैं एंड जो काम ढूंढ रहे हैं। वर्क फोर्स में सिर्फ वो लोग इंक्लूड होंगे जो जिनके पास एक्चुअली में काम है। जो काम ढूंढ रहे हैं वो वर्क फोर्स नहीं है, लेकिन वो लेबर फोर्स है। तो लेबर फोर्स कंपैरेटिवली एक बिगर टर्म हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें आपसे जब पूछी जा सकता है ना कि डिफरेंस क्या है, या फिर आपको एक सिचुएशन देके कि यहाँ पे लेबर फोर्स आइडेंटिफाई करो, वर्क फोर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि लेबर फोर्स क्या है आपके पास, जो भी पीपल एम्प्लॉयड हैं प्लस जो भी वर्क सीकर्स है या जॉब सीकर्स है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एंड जब मैं वर्कफोर्स की बात करती हूं तब मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, जॉब सीकर्स इंक्लूड नहीं होते। तो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो लेबर फोर्स कंप्लीट है। जो इसका एम्प्लॉयड हिस्सा है सिर्फ उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स। हाँ या ना? ओके, आगे बढ़ते हुए, those people in the workforce who are actually working constitutes the workforce. The number of persons in the labor force are seeking work but are unable to find it, वो कौन हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग। यानी कि ये एम्प्लॉयड है पर ये पिंक सर्कल वाला सारा लेबर फोर्स था, तो ये जो बचे हुए लोग हैं ये क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड लोग हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट है किसी भी देश की। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितने टोटल लोग हैं एंड कितने उसमें से लेबर फोर्स बन रहे हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या आ जाएगा कि कितने लोग हैं उनमें से एक्चुअली काम कितने लोग कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं उनकी यहां पर बात नहीं होगी। तो यहां पे आपके पास डाटा है, लेबर फोर्स का डाटा क्या है, 39.5%, यानी कि हर 100 लोगों में से ऑलमोस्ट 39 या 40 लोग लेबर फोर्स का हिस्सा है। वर्क फोर्स का 38.6% है, मतलब 100 लोगों में से ऑलमोस्ट 38.6 लोगों को काम मिल पा रहा है। रूरल वर्कफोर्स कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 3/4 और ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 3/4 हिस्सा
4 हिस्सों में टोटल पॉपुलेशन को अगर बांट दो तो यानी कि 75% हिस्सा हमारा क्या है रूरल वर्कफोर्स का है। अबाउट 70% ऑफ वर्कफोर्स इज मेल्स है वर्कर्स, women account for only 1/3 of the rural workforce and 1/5 of the urban workforce. There is underreporting of economic participation of women as the services of housewives is not counted as a part of GDP. Housewife जो भी काम कर रही है वो भी काम है, लेकिन उसको हम GDP में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उनकी जो भी वो काम कर रही है उसको इकोनॉमिक टर्म्स में या मनी की टर्म्स में निकालना मुश्किल है, इसीलिए उसको GDP में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो वर्कफोर्स में जो हाउसवाइफ्स है वो इंक्लूड नहीं हो पाती हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो डाटा एक्चुअली फीमेल पार्टिसिपेशन का है वो गलत है, कम है, क्योंकि हाउसवाइफ्स को तो इंक्लूड ही नहीं किया गया। देयर हैज बीन विड्रॉल ऑफ रूरल फीमेल्स फ्रॉम द वर्कफोर्स ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन एंड द इनकम इफेक्ट। अगेन ये आपके पास डाटा है कि जो रूरल वर्कफोर्स है फीमेल्स का वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ऑल दोज वेजेस एंड सैलरीड वर्कर्स हु आर ऑन relatively larger tenure of work and who are usually paid salaries on monthly basis, उनको regular employees। टर्म्स आएंगे आपके पास दो, रेगुलर और कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स को हम लोग हायर करते हैं कि आपने 1 साल के लिए 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके किसी को हायर किया, परमानेंट उसको सैलरी दोगे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह जैसी चीजें दोगे, रेगुलरली पे करोगे, रेगुलर एम्प्लॉय जिनको आप डेली बेसिस पे हायर कर लेते हो, आज रखा है कल नहीं रखा, परसों बुला लिया तरसों नहीं रखा, वो सब हमारे कैजुअल वर्कर्स या डेली वर्कर्स हो जाते हैं। दोज ओन अकाउंट वर्कर्स, वर्किंग एम्प्लॉयर्स, अनपेड फैमिली वर्कर्स आर होम बेस्ड एंड होम बेस्ड वर्कर्स। ओन अकाउंट वर्कर्स की हेडिंग में किसको रखा जा रहा है, जो आप फैमिली के लोगों से काम ले लेते हो अपनी फैक्ट्री में, अपने खेतों में, लेकिन उनको कुछ पे नहीं करते हो, तो वो अनपेड फैमिली वर्कर्स हो गए। या फिर जो होम बेस्ड वर्कर्स है इनको हम कहाँ रखते हैं, ओन अकाउंट वर्कर्स में रखते हैं। एंड बेसिकली इनको हम कहते हैं कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। ऑल दोज हु डू नॉट हैव एनी टेन्योर आर मोस्टली एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस, दे आर कैजुअल workers. Okay, share of self-employed, regular employed and casual laborer in the workforce is आपके पास डाटा आ गया है। There has been an increase in casualization of workforce। कैजुअलाइजेशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि लेबर फोर्स काफी बड़ा है एंड कंपैरेटिवली उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मांगने वाले लोग बहुत है लेकिन उतना काम नहीं है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है जिसको काम पे रखना है उसको बेनिफिट मिल जाता है। वो बोल सकते हैं कि अच्छा तू मुझसे 2 लाख की सैलरी मांग रहा है, वो 1,50,000 में काम करने को तैयार है, तुझे नहीं रखूंगा। तो कहीं ना कहीं डेली वेजेस का या कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर की वजह से। इन 2011-12 इतना % ऑफ वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर में कितना है, सेकेंडरी में कितना है, टर्शरी में कितना है, आपके पास वो डाटा आ गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एम्प्लॉयड इतना %, वर्कफोर्स इन इतना, एंड अब कितना, सिर्फ ऑलमोस्ट 2% ही इंक्रीमेंट आ पाया है ओवर इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम। ऑलमोस्ट 30-40 साल में सिर्फ यही इंक्रीमेंट हम देख पाए हैं 2% का। देयर हैज बीन सब्सटैंशियल एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाउएवर मोस्ट वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर्स आर कैजुअल वर्कर्स। कहते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़े वर्कर्स, लेकिन जनरली वो कैजुअल वर्कर्स ही होते हैं। फॉर्मल सेक्टर की बात करी जा रही है। फॉर्मल सेक्टर होता है जहां पे आपको परमानेंट बेसिस पे हायर किया जा रहा है, आपको सारे आप पेरोल पे हो, आपको सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हो फॉर्मल सिस्टम के अंदर। तो फॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स। कौन सी, जो 10 या 10 से ज्यादा लोगों को हायर कर रही है वो फॉर्मल सेक्टर में तब्दील हो जाती है। जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं कंपैरेटिवली वो ज्यादा सिक्योर होंगे डेली वेजेस या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों के कंपैरिजन में। लेकिन इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है एंड कंपैरेटिवली फॉर्मल सेक्टर एक काफी छोटा हिस्सा है। ज्यादातर जितना भी एम्प्लॉयमेंट है वो सारा इनफॉर्मल सेक्टर में ही है। वर्कर्स आर नॉट एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल सेक्टर, आर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। ओनली 8% ऑफ द वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन, डाटा भी आ गया। फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 8% लोग हैं एंड 92% सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, 2% पीपल।
द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इनफॉर्मल सेक्टर इज पुअर, ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगा, आपको ज्यादा यूज किया जाएगा वहां पे. देन वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जब पीपल एबल है, काम ढूंढना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, जो भी वेज रेट मार्केट में चल रहा है उस पे, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, फेल टू गेट वर्क. रूरल एरियाज में ऑन एवरेज पीपल डू नॉट गेट एम्प्लॉयड फॉर 3 to 4 months, क्योंकि आपने फसलें बो दी या फसलें अगर कट चुकी है तो अब अभी अगला कुछ काम नहीं है, तो 3-4 महीने लोग वेले, तो इस वजह से वहां पर 3-4 महीनों का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपको लग रहा होता है कि लोग काम में एंगेज्ड है पर एक्चुअली नहीं होते. यानी कि एक खेत में अगर 5 लोगों के काम करने की जरूरत है, लेकिन घर के सारे फैमिली मेंबर्स 8 के 8 लोग आ गए काम करने के, चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो यहां पर बाकी के जो 3-5 लोगों का काम था, बाकी के जो 3 फैमिली मेंबर्स है वो एक्स्ट्रा है, वो अगर कहीं और जाके काम करें तो कुछ ना कुछ ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. पर इस खेत से, इस पीस ऑफ लैंड से तो सिर्फ उतना ही आउटपुट निकाल पाएंगे जितना 5 निकाल पा रहे थे, 8 मिलकर भी उतना ही निकालेंगे. तो ये 3 लोग लग रहा है काम कर रहे, इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएट कर रहे, पर एक्चुअली ये वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं. इसको बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड मतलब जब कोई अपना भेस बदल लेता है, तो भेस बदली हुई अनएम्प्लॉयमेंट है. लग रहा है एम्प्लॉयमेंट है पर एक्चुअली unemployment है. Level of industrial unemployment in the country is quite high. Educated unemployment is by and large a part of urban employment. Underemployment एक ऐसा situation है where persons who are employed are not working फुल टाइम. पूरा टाइम नहीं रखा जाता, उनको 2 घंटा काम रख लिया दिन में, 4 घंटा, मतलब वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे होते हैं. Two important categories of underemployment are seasonal and disguised unemployment, जिसके बारे में हमने बात कर ली. Then we have a list of के किन किन causes की वजह से unemployment हो रहा है, आप ये नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स रख सकते हो. Then we have measures to reduce unemployment, कैसे कम होगा उसकी आपके पास लिस्ट आ जाती है. ये सारी चीजें करके अनएम्प्लॉयमेंट देश में कम किया जा सकता है. Then we have गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर ट्रैकिंग अनएम्प्लॉयमेंट. इस चीज का नोट ले लो. गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ के जो भी ग्रोथ के पैटर्न्स बन रहे हैं वो इस तरीके से बनाए जाए कि एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहन मिल सके. एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है. एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स करंटली ऑपरेशन बन रहेगा जैसे और प्रोग्राम्स बनने चाहिए. इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में. दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन पॉवर्टी की तरह ही +2 में बहुत सिलेबसेस में से, बहुत बोर्ड्स में से कट करवा दिया गया था. सो लेट्स जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर किस बारे में है. स्ट्रक्चर, ये आपको शब्द दिख रहा है, स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा. इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बताता है कि किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का ढांचा कितना स्ट्रांग है. शब्द आपके पास आते हैं कुछ, कनेक्टिविटी, कि जो भी एक कंट्री है उसके अलग अलग रीजन्स, आपस की मार्केट्स एंड इवन एक कंट्री का डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के साथ कितना ज्यादा कनेक्टिव है, कितना इजीली ट्रांसपोर्टेशन का, एक जगह से दूसरी जगह चीजें भेजने का, बैंकिंग का, स्टोरिंग का सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. उसके बाद जो भी जितना भी आपके पास सिस्टम आ जाता है ट्रेवल करने का, रोड कनेक्टिविटीज, हाईवेज वगैरह, वो सब किसका पार्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का. इसके अलावा जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, कितने हम लोग एनर्जी के मामले में एफिशिएंट है, कितना हम लोगों के पास पेट्रोल है, कितनी बिजली है, कितनी सोलर एनर्जी है, कितना हम लोग उसको टैप करके यूज कर पा रहे हैं, कितना लोगों तक उसे पहुंचा पा रहे हैं, कितना पानी लोगों तक पहुंच रहा है, कितनी बिजली लोगों तक पहुंच रही है, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट होगा. कितने शौचालय,
टॉयलेट्स बने हुए हैं, कितना स्ट्रक्चर है देश के पास, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हम मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन भी आ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू basic physical and organizational structure and facilities without which economy cannot function। चल ही नहीं पाएगी इकोनॉमी, काम ही नहीं हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर यूजुअली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल। इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है इंप्रूव करने में प्रोडक्टिविटी लेवल्स को, मार्केट एक्सटेंड करने में, लेबर मोबिलिटी में, आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल द अदर थिंग्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है देयर हैज बीन कंसिडरेबल एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से आज तक हमने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया है एंड जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हुआ है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपोर्ट कार्ड चेक करना चाहते हैं बीजेपी का, तो आप बियॉन्ड इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके इसे चेक भी कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने कितना काम किया है, किस तरीके से काम किया है, क्या वो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज है। ओके, However, the quality of infrastructure in India continues to be poor and a lot of work needs to be done to build a better infrastructure। कहीं ना कहीं हो सकता है ये थोड़ी स्टेटमेंट्स यहाँ पे चेंज हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप लेटेस्ट जितना कनेक्ट कर पाओगे खुद को यूट्यूब से या फिर न्यूज़पेपर से, किताबों से, वहां पे आपको ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बुक्स हमें दिखा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हुआ है। पर अभी भी बहुत स्कोप है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने का। देयर आर टू ब्रॉड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल होते हैं जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, या फिर ये जो काउ डंक वगैरह जैसी हम चीजें यूज करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे, जैसे विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी। इन सब चीजों को एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज करना। कन्वेंशनल सोर्सेज अगेन दो कैटेगरी के हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। कमर्शियल में जो हमने बात की सारे फ्यूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसी चीजें आ गई। नॉन कमर्शियल में काउ डंग जैसी है जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, वो सब आ जाएगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस कौन से होंगे? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, थर्मल एनर्जी एटसेट्रा। The target of various renewable energy sources for 2022 is इतना। अगेन ये आपको बताया गया डाटा है कि कितना हम टारगेट सोच रहे हैं कि रेन्यूएबल सोर्सेज से हम कितना एनर्जी निकाल पाएंगे एंड कितना पावर जनरेशन कैपेसिटी हो चुका है। ठीक है, ये सारा आपके पास डाटा आएगा, इसके आप स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हो। मेन चैलेंजेस क्या है पावर सेक्टर में कि इनएफिशिएंट जनरेशन कैपेसिटी है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी, प्रॉब्लम फेस्ड बाय SEBS, लो कॉस्ट रिकवरी, हैवी लॉसेस इन, मतलब बेसिकली जो बॉडीज है वो रिकवर नहीं कर पा रही है, कॉज जितना खर्चा हुआ है उतना आउटपुट उस तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है, जनरेट नहीं हो पा रहा है। ये सब इनके क्या रहेंगे? शॉर्ट फॉलिंग्स रहेंगी, शॉर्ट कमिंग्स रहेंगी। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी सजेस्टेड टू टैकल द प्रॉब्लम। कैसे ठीक करना है वो आपके पास सारी लिस्ट आ गई है। नेक्स्ट हेल्थ पे बढ़ेंगे। देयर आर 3 टायर्स इन इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स क्या होंगे? जो रूरल एरियाज में फैमिली वेलफेयर सेंटर सेटअप है, बेसिक हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो कंपेरेटिवली थोड़ा लार्जर लेवल पे ऑपरेट करेंगे। फिर टर्शरी है जो कि एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च कॉलेजेस है। उसके बाद there has been a massive expansion of public health infrastructure since 1951। जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस है, वो काफी इंक्रीज किया है। मिनिस्ट्री ऑफ AYUSH, आयुष was formed in 2014 ensuring optimal development and propagation of आयुष systems in the healthcare system। ना बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम है, ठीक है, जो कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए काम कर रही हैं एंड उनको पुअर फैमिलीज के लिए एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। ये सब लेटेस्ट डाटा है जो आप उठा सकते हो, जिनके बारे में आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ डाटा आ गया, डिफरेंट बॉडीज के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में बता दिया गया।
द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 अप्रूव किया गया था, इतने को इसका एम है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड डिलीवरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट. देन वी हैव आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन. अगेन यहाँ पे आयुष्मान भारत के बारे में आपको बता दिया जाएगा, जो प्रोवाइड करता है 5 लाख रुपए पर फैमिली का एनुअली इंश्योरेंस की तरह कवर करने का, कि अगर आपके जो भी मेडिकल हेल्थ एक्सपेंसेस है वो इस अमाउंट तक गवर्नमेंट बियर कर लेगी. There have been massive expansion of private sector in health industry also. Recently, more than 70% हॉस्पिटल्स इन इंडिया आर रन बाय प्राइवेट सेक्टर. काफी ज्यादा उधर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है. हेल्थ केयर इंडिकेटर शो दैट देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट ओवर टाइम. इंडिया लैक्स कंसिडरेबली बिहाइंड कंट्रीज. काफी इंक्रीमेंट हुआ, बट अगेन बहुत ज्यादा और इंक्रीमेंट होने की जरूरत है. मेन प्रॉब्लम क्या है? low health expenditure, inadequate healthcare facilities, high out of pocket expenditure. महंगी है चीजें, फैसिलिटीज उतनी बढ़िया तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये आपके पास रीजंस आ गए हैं. दिस वाज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. मेनली इसने कहाँ फोकस किया? एनर्जी पे फोकस किया, हेल्थ केयर पे फोकस किया, और कुछ चीजें हम जैसे एजुकेशन पे फोकस कर सकते हैं. आजकल जो ट्रेंडी है इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज कि हाईवे कंस्ट्रक्शन रिसेंटली कितना हुआ है एंड रोड कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है, वो डाटा भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं अपने नोट्स में पढ़ते वक्त. उसके बाद लास्टली वी हैव सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये चैप्टर कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है. ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो विल क्विकली जस्ट गेट ओवर विद इट. इन्वायरमेंट क्या क्या होता है हमें पता है, ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया है. इन्वायरमेंट में बायोटिक लिविंग चीजें होंगी एंड ए बायोटिक जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो होंगे. फंक्शन क्या होता है इन्वायरमेंट का? रिसोर्स प्रोवाइड करना, वेस्ट को खाना, सस्टेन करना जिंदगी को, एंड एस्थेटिक सर्विस, हमारे आसपास का वातावरण बढ़िया रखना. सब कुछ ये इन्वायरमेंट कर रहा है. डिमांड ऑन दीज फंक्शन शुड रिमेन विद इन द कैरिंग कैपेसिटी. मेन बस मुद्दा क्या है इन्वायरमेंट का, कि कितना भी यूज करो, कितना भी कुछ करो, कितना भी वेस्ट जनरेट करो, बस वो इतना हो कि अर्थ उसे खा पाए, डाइजेस्ट कर पाए. उसकी कैरिंग कैपेसिटी, जितना वेस्ट वो हजम कर सकती है उतना ही हो. अब हम क्योंकि उस कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाते हैं, तो अर्थ के हालात दिन बर दिन खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन एनवायरमेंटल चेंज आ रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें हो रही हैं. अर्थ का जो नेचुरल रिसोर्स है वो खराब हो रहा है. द मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है? हर तरीके का पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन करना, जो हर कुछ सालों में कोई ना कोई जानवर एक्सटिंक्ट हो जाता है, ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैसी चीजें, ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन गैसेस का इमिशन होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर खराब हो रही है. ये सारे मल्टीपल रीजंस हैं हमारे पास. रीजंस भी है, इम्पैक्ट भी है एनवायरमेंट डिग्रेड होने के. इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स. इन टर्म्स ऑफ इंडिया की बात करें, इंडिया का रिसोर्स बहुत रिच है. हर तरीके का हमारे पास जियोग्राफिक पॉइंट है. हमारे पास माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, बीचेस है. हर तरीके का आपको जियोग्राफिक पॉइंट मिलेगा, विच मेक्स इंडिया का जियोग्राफी रियली रिच. पर रैपिडली इंक्रीज हो रही पॉपुलेशन की वजह से एंड डिमांड जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है. एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड डिग्रेडेशन इन इंडिया हैव टेकन फॉर्म्स ऑफ. किस किस तरीके से देखने को मिल रहा है? पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी हो रहा है. बैंगलोर, हमें सबको पता है बैंगलोर में पानी का बुरा हाल हो चुका है. एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. हमें पता है दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर में. सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन की हालत, जो टॉप लेयर है वो वॉश आउट हो जाती है. अगेन एंड अगेन एंड अगेन फार्मिंग की एक्टिविटीज से वो अपनी फर्टिलिटी यूज कर देती है. एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स वगैरह की वजह से सॉइल का क्वालिटी खराब हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं. रेंज लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारी चीजें हैं जिन्हें देखकर हमें पता लगता है इंडिया का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है. पॉलिसी इंसेंटिव्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट इन इंडिया, आपके पास लिस्ट आ गई है. इस लिस्ट के आप नोट्स बना लोगे. एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं रिसेंटली, इससे हम क्या टॉपिक अटैच कर सकते हैं? लद्दाख वाला. लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है
इसके रिलेटेड अगर मुद्दा जानना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट, लीगल लॉज वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको समझाया गया है सारा मुद्दा। बट इफ आई ब्रेक इट डाउन जस्ट सिंपल टर्म्स में, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें लद्दाख को एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेटहुड दे दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक अलग दे दी जाए, घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हम अपने लॉज खुद बनाना चाहते हैं वहां पर, जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लॉज है, नॉट द होल लॉ, वो तो इंडिया का ही फॉलो अप होगा, सिर्फ जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लॉज है वो हम कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकली पास कर पाए, हमें थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए, क्योंकि लद्दाख इज रियली नेचुरली रिच एंड लद्दाख में जो भी रिसोर्स बेस है वहां पे बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का स्कोप है, मगर अगर वो होता है तो वहां का जो नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत इंपैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से एक सिवियर वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम इंडिया में चालू हो सकता है। एंड क्योंकि लद्दाख में रिसेंटली बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आफ्टर जब कश्मीर का आर्टिकल 370 वगैरह हटा दिया गया था, उसके बाद लद्दाख सीधा यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था, एंड अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारा एनवायरमेंट खराब हो जाएगा, इसीलिए आप हमें अपना स्टेटहुड दे दीजिए ताकि हम अपना लीडर खुद इलेक्ट करके अपनी एक वॉइस, डेमोक्रेसी, अपनी एक वॉइस इंडिया के अंदर रख सके एंड अपने लद्दाख को प्रोटेक्ट कर सके। दैट्स द बेसिक मुद्दा। अगेन बात कहाँ जाएगी, यहाँ पे हमसे कैसे रिलेट कर रहा है, जब भी आप किसी भी चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, तो आपको रिलेटिवली जो भी मुद्दे हैं वो पता होने बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा हो सकता है जो आपसे पूछ लिया जाए कि आप जानते क्या हो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बात की कि रिसेंटली बहुत ज्यादा इंफ्रा डेवलप किया गया इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स, इन टर्म्स ऑफ हाईवेज एंड रोडवेज कनेक्टिविटी पे काफी काम किया गया। इन टर्म्स ऑफ रेलवे भी वंदे भारत जैसी ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से एनवायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केस स्टडी के फॉर्म में आपको लेटेस्ट इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो अब लद्दाख वाला इशू एक बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वरना जाके वीडियो चेकआउट कर लो, मुद्दा समझ आ जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद अगेन आपके पास वो लिस्ट कंटिन्यू होती हुई थोड़ी सी आ गई। देन वी हैव प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, समझा, सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस तरीके से डेवलप किया जाए। इंडस्ट्री तो सेटअप करनी पड़ेगी, जरूरत है लोगों की, ठीक है, इन्वायरमेंट को यूज करना पड़ेगा, जरूरत है लोगों की, डिमांड है, बट उसको इस तरीके से यूज किया जाए कि हम अपनी जरूरतों पे फोकस करें, जो चीजें हमें चाहिए उन पे फोकस ना हो। कि अगर हमें 10 एप्पल्स की जरूरत है तो हम 10 एप्पल खरीदे, 10 की जगह 15 ना खरीद लाए सोच के चलो क्या पता थोड़ा पड़े रहने दो एक्स्ट्रा, वो 5 खराब होके ही जा रहे। तो अपनी जरूरतों पे फोकस किया जाए। गांधी जी का एक कोट है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड या वांट। बेसिकली मुद्दा क्या है कि अगर हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि खुद की जरूरतें पूरी करनी है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को ध्यान में रखकर उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलप करना, इस तरीके से यूज करना कि आज की जरूरतें पूरी हो लेकिन कल के लिए भी बचा रहे। तो वो फोकस करती है इंट्रा जनरेशनल इक्विटी एंड इंटर जनरेशनल इक्विटी, आज की जनरेशन में भी बटे एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। इंटर जनरेशनल इक्विटी मींस मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल द प्रेजेंट जनरेशंस। Intergenerational equity means protecting the interests of future generation as well. This implies keeping the stock of natural capacity at least constant. तो उसके बाद हमारे पास है किस किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। स्ट्रैटेजीज है, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करो, एफॉरेस्टेशन करो, सोलर एनर्जी को यूज करो, इस तरीके के सारे मिनी हाइडल प्लांट्स, वाटर एनर्जी को यूज करो, सीएनजी एलपीजी यूज करो, इस तरीके के सारे आपके पास आ जाएंगे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इट। एंड हमने इंडियन इकोनॉमी के सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ एक यूनिट रह गया है हमारा, दैट इज थर्ड, जिसमें हम कंपेयर करेंगे इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के परफॉर्मेंस को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। एमसीक्यूज नीचे अटैच्ड है, प्रैक्टिस कर लो। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं।